आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी सरकार सीएए कानून को इतनी जल्द लागू करने पर आमादा क्यों है। इसका नोटिफिकेशन ठीक इलेक्शन से कुछ दिन पहले क्यों किया गया और आखिर इस कानून को नोटिफाई करने में सरकार ने इतने वक्त लिया ही क्यों। अगर यह कानून अच्छा है या बुरा है, इसके दोनों पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या यह कानून मुसलमानों के हितों की अनदेखी करता है और क्या यह जल्द में उठाया गया कदम है या एक सोची समझी राजनीति का परिणाम है। और क्या सारे राज्य इस कानून को लागू करने के लिए बाध्य हैं या नहीं। इस कानून में आखिर ऐसा प्रावधान क्यों किया गया कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन इनको ही नागरिकता फास्ट ट्रैक करके दिया जाएगा और मुसलमानों को क्यों नहीं दिया गया, जबकि कई सारे मुसलमान भी बांग्लादेश और पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके भारत में आए हुए हैं। तो क्या यह कानून डिस्क्रिमिनेटरी है या इसके पीछे कोई संवैधानिक बाध्यता है या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके वजह से मोदी सरकार ने ऐसा किया है, इसे हम जानने की कोशिश करें। तो आप सभी को ये जानने की जिज्ञासा होगी कि सीएए के खिलाफ उठने वाले तर्क क्या है। यह जो कानून है यह संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कानून संसद के द्वारा 2019 में पारित किया गया था, इसलिए सरकार तकनीकी रूप से किसी भी समय इसे अधिसूचित करने के अपने अधिकार में थी, इसलिए यह कानूनी है जब तक इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाए। हालांकि ये बात दीगर है कि 2019 से कानून जो कि संसद के द्वारा पारित था उसे सरकार ने अभी तक क्यों घोषित नहीं किया था। सरकार के अपने तर्क हो सकते हैं और इसके विरोध में खड़े व्यक्ति का तर्क अपना हो सकता है। सरकार का मूल रूप से यह तर्क है कि चूंकि इस कानून के ऊपर बनने के बाद काफी लंबे समय तक देश में प्रोटेस्ट चला था, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट आपको याद होगा, तो जनता के उन्माद को नियंत्रित करने के लिए कुछ दिनों तक सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल रखा था, क्योंकि ये कानूनी रूप से तो कानून बन चुका था संसद में, इसे दूसरी बार संसद में जाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इसे घोषित नहीं किया गया था तब तक जब तक कि उन्माद को नियंत्रण करने का पूरा मैकेनिज्म सरकार डेवलप नहीं कर लेती। सरकार भीड़ तंत्र के आगे झुकना जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि देश के दूरगामी कानून का निर्माण कई बार भीड़ तंत्र के खिलाफ होता है और यह बात सरकार जानती थी कि इस कानून को लागू करने में उन्हें अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी और इस मशक्कत के लिए वह थोड़ा समय लेना चाहती थी ताकि एक माकूल सा समय बने जब ऐसे निर्णय को लिया जाए। लेकिन वह समय कब होगा? क्या इलेक्शन से 2 दिन पहले होगा या इलेक्शन के बाद भी हो सकता है या इलेक्शन से बहुत पहले हो जाना चाहिए? तो हाँ, ये वास्तविक रूप में तो इलेक्शन से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इलेक्शन के समय में इसको घोषित करना एक इलेक्टोरल वो तो देते ही है, यानी कि इलेक्शन का आप कह सकते हैं कि इलेक्शन को ध्यान में रखकर तो बनाया गया लगता है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर ये सरकार रिपीट नहीं होती उस स्थिति में क्या इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता? तो सरकार के पास भी यह व्यवस्था थी कि आज हो या कल, लेकिन इलेक्शन के पहले तो इसे करना ही करना है। यही मोदी की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिस वजह से कि इसका उन्होंने ठीक इलेक्शन की घोषणा होने से ठीक पहले इस कानून को घोषित कर दिया और अधिसूचित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स कोर्ट है वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ऑलरेडी केस को सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी अपना अधिकार है कि इस कानून को वो मान्यता देती है या नहीं देती। संसदीय प्रणाली में संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून को अधिसूचित सरकार कभी भी कर सकती है, लेकिन उसका कानूनी पहलू ठीक है या नहीं, या वह कानून संसद ने ठीक से बनाया नहीं, यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक पीठ निर्णय ले। तो यह तो समय के साथ देखने वाली बात होगी, लेकिन जब तक संवैधानिक पीठ निर्णय नहीं लेता है तब तक हमें यह मानना चाहिए कि यही देश का कानून है और इस कानून को सभी को मानना पड़ेगा। सरकार चाहे तो इस कानून का तत्काल प्रभाव से इस्तेमाल करते हुए इस प्रक्रिया को चालू कर सकता है। और एक जानकारी और बता दूं कि सीएए एनआरसी नहीं है, यह लोगों को इस देश में रहने का अधिकार देने वाला कानून है, न कि इस देश में रहने वाले लोगों की नागरिकता को परखने का। तो यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि दूसरे देश से आए हैं और इस देश में बसने के बाद इस देश का ही होकर के रहना चाहते हैं और यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। यह बात एक अलग बात है कि जब आप नागरिकता देते हैं तो उसमें आप वेर क्यों करते हैं,
हैं, क्योंकि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जब 14 साल से ज्यादा आपके देश में रहता है तो नागरिकता पाने के लिए वह काबिल हो जाता है, तो क्यों ये धर्म के आधार पे आए हुए लोगों को आप 5 साल के अंदर ही नागरिकता देना चाहते हैं, जबकि बाकी लोगों के लिए यह 14 साल का हो। यह भी भ्रांति बनाई गई है कि जो लोग मुस्लिम समुदाय के हैं वो अगर काफी लंबे समय से देश के बाहर रह गए तो वह इस कानून से वंचित है। यह भी सोचना गलत होगा, क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश से आते हैं और 14 साल तक रह जाते हैं तो आपको कुछ अधिकार प्राप्त होता है, यानी आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वह सरकार केस टू केस यह डिसीजन लेगी कि आपको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो हिंदू लोग आए हैं, जो कि उत्प्रेरित होकर के आए हैं, जो कि माइनॉरिटी हैं इन मुस्लिम देशों में, उनके लिए सरकार एक लिबरल ये कानून बनाई है कि वो 5 साल में उसे नागरिकता मिल सकती है। तो लोगों को ये ऐसी उम्मीद है कि सारे हिंदुओं को ये नागरिकता दे देंगे, जबकि मुस्लिम को नहीं देंगे। ऐसा अभी सरकार की मंशा क्या है इस कानून के पीछे, यह अभी देखना बाकी है। दोनों ही तर्क हो सकता है, इसमें मैं आपसे कोई तर्क वितर्क करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि सरकार इस कानून को किस तरह से अमली जामा पहनाती है यह तो सरकार के नीतिकार और रणनीतिकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन अभी यह कानून सिर्फ उन हिंदू भाइयों के लिए है जो कि और जो सिख हैं, पारसी हैं, इसके बाद जाकर के जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, इनके लिए ये खोला गया है। हालांकि एक करेक्शन है, पारसी धर्म वालों के लिए अभी ये नहीं। तो यह अभी देखेंगे क्या बनती है, मोदी सरकार की मंशा क्या है। दोस्तों, 11 मार्च को केंद्र सरकार ने सीएए को लागू करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया और आवेदन पर कार्रवाई के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तरों पर समितियों की गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी, ताकि इस पे आगे की कार्रवाई हो सके। अब इस कानून के विरोध में कई लोगों ने याचिका दिया हुआ है, जिसमें कि प्रमुख याचिकाकर्ता में राजनीतिक दल, जिसमें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसको कि IUML के नाम से आप जानते हैं, उसके साथ ही डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको कि DYFI के नाम से जानते हैं, और फिर CPIM की युवा शाखा, इसके साथ ही ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन, असम के विपक्षी नेता देवव्रत सैका और अब्दुल खाड़ा, उनके द्वारा ये किया गया है। और फिर राज्य केरल का जो राज्य है उसका AIMIM, जिसके प्रमुख असुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट में यह रिट फाइल किया हुआ है। और इसके साथ ही सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये कुछ याचिका करता है, लेकिन ये तो कुछ चुनिंदे नाम हैं। टोटल इस कानून के खिलाफ 2019 में जब यह कानून बनाई गई थी, इसको चुनौती देने के लिए 237 रिट अभी तक में दाखिल की जा चुकी हैं। जिस पीठ के समक्ष यह सूचीबद्ध हुई है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी हैं, फिर जस्टिस JB पारदीवाला हैं और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। उसमें यह रिट आज लगा हुआ है, जबकि यह इसका नोटिफिकेशन इशू हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ स्टैंड ले सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ही होगी जो यह तय करेगा कि यह संवैधानिक है या नहीं। अभी तो सरकार ने इसको कानून बना दिया और राज्यों के लिए ये अधिसूचित कर दिया है, उनकी कमेटी भी बना दी है। इसका मतलब जिन लोगों को आवेदन करना है, इस लॉ का लाभ उठा करके अपनी सिटीजनशिप लेनी है, वह इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। आगे यह देखा जाएगा कि यह कानून मान्य होता है या नहीं। लेकिन इनके कुछ पहलू हैं जिसको कि एक विद्यार्थी के रूप में आपको जानना चाहिए कि इनमें आखिर इनमें क्या क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से यह इतना विवादास्पद बना हुआ है। क्या संविधान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी या जो आज की एग्जिस्टिंग संविधान है, यह इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाने के लिए प्रावधानित करता है या नहीं, या सरकार को इस तरह के कानून बनाने की अनुमति देता है या नहीं। क्योंकि संविधान सुप्रीम कोर्ट इसी पहलू को देखेगा कि क्या यह संविधान सम्मत कानून बना है या नहीं बना है, या पार्लियामेंट जो है ओवरबोर्ड जाकर के अपनी पावर का बेजा गलत इस्तेमाल किया। तो इस विषय को भी हम थोड़ा सा पहलू को छू लेते हैं ताकि आपको इस विषय की थोड़ी